हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10। तो इसको हम लोग बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी और आपको समझ में एकदम आएगा ही आएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। अच्छा ओके, केमिकल रिएक्शंस होता है। सपोज कि एक एप्पल है, उसको हम लोग 5 दिन के लिए बाहर में, ऐसी बाहर में ह्यूमिड एरिया में बाहर में रख दिए। अब उसमें कुछ चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसको 5 दिन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। जब उसमें कुछ चेंजेस, कुछ डार्क कलर का होने लगेगा, जब उसमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग क्या, उस पे क्या हो रहा है, उस पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स दी है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन तो हम लोग समझ गए कि कुछ चीज में चेंजेस जो आ रही है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। और इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या हो गया, जैसे कि अगर मैग्नीशियम को, अगर कोई अगर मैग्नीशियम है, उसको हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं तो कुछ न्यू, कुछ फॉर्मेशंस हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशंस हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन्स हम लोग लिखेंगे, ये जो हम लोग इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल। जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर मिल्क को हम लोग समर के में छोड़ देंगे तो उसमें वो थोड़ी खराब हो जाती है, खराब नहीं होती है बल्कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आने लगती है। ठीक है। तो एन आयरन तवा, पेन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफेयर। अगर ह्यूमिड एटमोसफेयर पे अगर कोई आयरन आयरन का चीज को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो उस पे क्या होगा, उस पे रस्ट लगने लगेगी। तो उस पे क्या होगा, रस्ट लगने लगेगी और वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। ग्रेप्स को अगर उसको हम लोग उसको ग्रेप्स को रखेंगे, ग्रेप्स से क्या बनती है, फर्मेंट करके क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है। तो ग्रेप्स को अगर हम लोग पानी में भिगो के रखेंगे तो उसमें भी कुछ केमिकल चेंजेस होगी, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेड। ठीक है। फूड इज कुक्ड। अगर हम लोग खाना को बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अगर हम लोग कोई भी फूड को खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जो हमारे स्टोमक पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। फूड वी रिस्पायर, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या में हेल्प करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये जो ब्रेक डाउन है, ये प्रोसेस क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का ही प्रोसेस है। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया है, यहां तक एकदम समझ में आना ही चाहिए। तो लेट्स एक्टिविटी 1.1 करते हैं। इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया है, उसमें टोंग से इसको क्या किया है, कैच किया है। और एक बर्नर है और एक है वॉच ग्लास है जिसमें कि हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, जिससे क्या का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं। ठीक है। आगे एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं। टेक ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशंस इन द टेस्ट ट्यूब। हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग लीड नाइट्रेट डालेंगे। ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस। लीड नाइट्रेट के अंदर में हम लोग क्या डालेंगे, पोटासियम आयोडाइड। जब ये दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, मतलब दाने दाने सा फॉर्मेशंस करेगा जो कि येलो कलर का होगा।
तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को क्या ये पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, चेंजेस ऑफ द कलर होता है, यानी कि कलर चेंज होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 के बारे में। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क और इन द टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोग को लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स को लेना है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेना है इन द कॉनिकल फ्लास्क और ऑन द टेस्ट ट्यूब, और ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं या फिर कॉनिकल फ्लास्क में। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को उस पर ऐड करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग्स अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, जज द कॉनिकल फेक्स ऑन द टेस्ट ट्यूब इफ एनी चेंजेस। अगर हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे, उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि उसमें टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ हीट, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज कर रहा है, और इसमें चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि कुछ हीट आ रहा है, यानी कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, फिर इसमें गर्म हो रही है, यानी कि इसमें हीट थोड़ी बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर इसमें बढ़ रहा है। तो ये सब एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके हम लोग ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, चेंज इन स्टेट, जैसे यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था तो ये गैसियस स्टेट में चेंजेस हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड से गैसेस में भी हो सकता है, सॉलिड से भी गैसेस में हो सकता है, या फिर लिक्विड से गैसेस में चेंज हो सकता है। चेंज इन द कलर में चेंज होगा, जैसे कि लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को हम लोग सॉल्यूशन में मिक्स किए थे, तो वो दूसरा कलर का फॉर्मेशन कर देता है, येलो कलर का फॉर्मेशन किया था। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजेस होता है। जैसे हम लोग एप्पल को भी अगर बाहर रख देंगे तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन 5-4 डेज के लिए, तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, तो इसमें भी कलर का चेंजेस हो रहा है। इवोल्यूशंस ऑफ गैस, उसमें गैस इवोल्व होगा। चेंज इन द टेम्परेचर में भी चेंजेस होगा, हम लोग अभी एक्टिविटी में ही देखे थे। तो आगे हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको जो हम लोग लिखते हैं, उसको जब हम लोग लिखेंगे दैट इज द केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग एक्टिविटी 1 में, जैसे पिछला एक्टिविटी में हम लोग ने देखा था, पिछला एक्टिविटी मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था, तो क्या का फॉर्मेशन हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो उसी को हम लोग लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं और क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको जो हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज द केमिकल इक्वेशंस। इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं और इस साइड को एरो के इधर राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस। अब राइटिंग केमिकल, अगर हम लोग वर्ड अगर लिखेंगे जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लेटर यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, और ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक चीज माइंड में आ रही होगी कि मैग्नीशियम प्लस Mg प्लस O2, तो MgO2 क्यों नहीं हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट, तो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, जैसे Mg है तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग देखें तो 2, 8, 10, और ये 2 ये क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, डोनेट करते हैं। तो ये हम लोग 2 को काउंट करते हैं, जैसे Mg का हो जाता है 2, और इसमें ये अगर फिर Mg प्लस O2 है, ठीक है, O2 है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें, अच्छा ऑक्सीजन का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है
Mg+O2। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखें तो इसका 8 होता है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो इसको 2 ऑक्टेट्स 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 2। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 2 को काउंट नहीं करते हैं, अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो Mg2 क्रॉस मल्टी Mg2 और O2 का फॉर्मेशन 2 आपस में कट जाएगा, तो ये फॉर्मेशंस हो जाएगा MgO का फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है Mg+O2, ये गिव्स द फॉर्मेशंस ऑफ MgO। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इसको बैलेंस क्यों कर क्या करना। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो एरो के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और एरो के इस साइड को बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है, ये जैसे मैग्नीशियम होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर। जैसे इधर, जैसे यहां पे बात करते हैं, जैसे यहां पे बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है Mg+O2, ये क्या का फॉर्मेशंस कर रहा है, MgO का फॉर्मेशंस कर रहा है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है इन द सेंस कि इसको हमको बराबर करना है, इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी, दोनों तरफ बराबर एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एक एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे अब 2 हो गया, बट यहाँ पे 1 है, तो इसको इसको हमको 2 करना है, तो ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसे रूल्स में नहीं है। तो इसको हम लोग को कहाँ कहाँ पुट करना पड़ेगा, आगे साइड में पुट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 MgO का हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसमें अब देखते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर मैग्नीशियम 2 हो गया। इस साइड मैग्नीशियम 2 हो गया और इस साइड मैग्नीशियम क्या हो गया, 1 हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इधर भी हमको 2 पुट करना पड़ेगा, यानी कि अब 2 यहाँ पे भी मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी हो गया है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया है, और यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम हो गया है, 2 ऑक्सीजन हो गया है। तो अब ये 2 Mg+O2 गिव्स 2 MgO। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। यहां तक समझ में आ गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आना ही चाहिए, यहां तक एकदम क्लियर होना ही चाहिए। तो और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे जिंक लिए हैं, ठीक है, जिंक लिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ले लेते हैं H2SO4, जिंक सल्फेट को हम लोग ले सकते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ZnSO4 जिंक सल्फेट का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फिर ये है हाइड्रोजन। अब इसको हमको बैलेंस करना है, देखते हैं बैलेंस है या फिर। जिंक इधर से हम लोग काउंट करेंगे, जिंक कितना है, 1 है, इधर भी जिंक 1 है, एक एक एलिमेंट को हम लोग लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या है, इधर भी 2 है। यहाँ पे S कितना है, सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ भी सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ये जो इक्वेशन है, ये टोटली क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। ये क्या है, बैलेंस्ड है। ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे Fe+H2O, ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, Fe3O4, ये एनसीईआरटी में है,
H2। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है, सिर्फ हम लोग को बैलेंस करने सीखना है कि कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि Fe कितना है, Fe कितना है, ये कितना है, 1 है। इधर Fe राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो Fe कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पे 3 नीचे में पुट नहीं कर सकते, हम लोग इस साइड में पुट करेंगे 3Fe। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमको 4 पुट करना है, हमको 4 ऑक्सीजन को लाना है। तो नीचे में और इस साइड में तो नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, 4 यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखो 3Fe यहाँ पे है। हाइड्रो अब यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। बट अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया, 8, 4 2 जा 8। तो हम लोग यहाँ पे क्या कितना देखेंगे, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया है। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया है, तो यहाँ पे भी हमको 8 हाइड्रोजन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ 4 ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे 3Fe, यहाँ भी 3Fe है, एक एक एलिमेंट को चलेंगे चेक करेंगे। 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, इसको काउंट करेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है, आयरन वाटर में रिएक्ट किया तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं, जब भी दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशंस करेगा, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो कंपाउंड कंबाइन करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशंस कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग को ले लेना है स्मॉल अमाउंट में, और द क्विक लाइम को हम लोग को ले लेना है इन द बीकर। ठीक है, स्लोली ऐड द वाटर टू दिस, उसमें क्या करेंगे हम लोग, वाटर ऐड करेंगे। टच द बीकर एंड सो डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। अब हम लोग को बीकर को टच करना है उसके बेस पे, अब उस पे देखना है कि क्या वो टेम्परेचर फील करता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्विक लाइम को जब भी हम लोग पानी में डालते हैं तो हीट क्या करता है, रिलीज करता है, और थोड़ा हीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे क्विक लाइम को हम लोग वाटर में ऐड किए हैं, क्विक लाइम को CaO क्विक लाइम को वाटर में ऐड किए हैं, तो यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन किया और हीट को रिलीज किया। तो ये नया एक प्रोडक्ट इसमें बना और ये हीट को इवॉल्व किया, यानी कि हीट को रिलीज किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, ये कंबाइन करके क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, CO2 का फॉर्मेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर यहाँ H2 प्लस O2, तो 2H2 का फॉर्मेशन हुआ है, 2H2 प्लस O2, 2H2O का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करके ये जो 2H2 का फॉर्मेशन, वाटर का जो फॉर्मेशन किया है, तो दिस इज द आल्सो द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जब भी कुछ रिएक्शन होगा, जब भी कुछ रिएक्शंस होगा,
तो अगर उसमें हीट अगर निकल रहा है, हीट या एनर्जी उसमें बाहर निकल रहा है, रिएक्शंस होने के बाद अगर हीट या एनर्जी कुछ निकल रहा है, तो दिस दिस जो हीट निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो देखो, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। जब भी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, तो वो क्या होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसको याद करना ही पड़ेगा इसमें, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें भी रिएक्ट करेगा तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उसमें से निकलेगा ही निकलेगा। तो जैसे ये क्या है, CH4 है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। CH4 है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी एनर्जी इसमें से निकल रहा है। ठीक है, तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ग्लूकोज देख सकते हैं, C6H12O6, यहाँ ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज यानी कि ये हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन यानी कि आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें भी एनर्जी या हीट निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे दो कंपाउंड आपस में मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशंस करता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको होता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशंस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये चीज याद रखना है एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, दैट इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी हम लोग कोई कंपाउंड को हीट करेंगे तो वो और कुछ कंपाउंड में टूट जाएगा, और एक या दो कंपाउंड में वो टूट जाएगा, दो या तीन, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड में वो टूट जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कंपाउंड है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये गैस का फॉर्मेशंस करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशंस करेगा। यानी कि जब भी कोई डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में जब भी हम लोग कोई कंपाउंड को हीट करेंगे, तो गैस का फॉर्मेशंस होगा, मतलब वो गैस ही बनेगा, गैस और द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी कि मोस्टली गैस ही बनेगा। जब भी कोई कंपाउंड को हम लोग हीट करेंगे तो वो गैस ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे AgCl को हम लोग हीट करते हैं, AgCl को अगर हीट करेंगे तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन, Cl2 का फॉर्मेशन होगा और Ag गैस का फॉर्मेशन होगा। फिर AgBr को अगर हीट करेंगे तो ये Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस और Ag का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग बात करें NCERT का, तो इसमें देखते हैं फेरस सल्फेट है, इसमें ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग याद भी कर सकते, मतलब इक्वेशन है NCERT का, इसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं।
थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट किए, अगर कोई भी अगर डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो गैस गैस का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट किए हैं तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है Fe2O3, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक चीज हम लोग इक्वेशंस याद कर सकते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हम लोग हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यानी कि गैसी फॉर्मेशन करेगा, और ये भी गैसी है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे PbNO3 सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, इसमें भी गैस का फॉर्मेशन हुआ है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी NO2, ये भी गैस का फॉर्मेशन, एंड ऑक्सीजन ये भी गैस का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक कंपाउंड होता है वो हीट करने के बाद वो और सारा और एक दो कंपाउंड, दो या एक से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाता है। इससे पहले हम लोग ने देखा था एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसमें क्या होता था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता था कि उसमें होता था कि हीट बाहर निकल रहा है। अब इसमें क्या होता है, हीट हम लोग को देना पड़ता है। जैसे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे फिर केमिकल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ लेड नाइट्रेट है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं यानी कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो जो कंपाउंड आगे टूट रहा है। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कि हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 2AgCl, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में अगर हीट करते हैं तो Ag गैस, सिल्वर गैस का फॉर्मेशन होता है, एंड क्लोरीन गैस का इसमें फॉर्मेशन, क्लोरीन सॉलिड, सॉरी Ag सिल्वर सॉलिड का फॉर्मेशन होता है एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम लोग हीट का हेल्प ले रहे हैं, यानी कि सनलाइट का हम लोग हेल्प ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हीट का यूज करके केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। तो दिस इज द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे इसमें AgBr देख रहे हैं, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम लोग सनलाइट में अगर हीट कर रहे हैं तो Ag सॉलिड में यानी कि सिल्वर सॉलिड में फॉर्मेशन होगा और Br2 ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सनलाइट हम लोग हीट का यूज करके जो रिएक्शन करा रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो करा रहे हैं, इसमें हम लोग हीट का यूज कर रहे हैं, एंड जो हीट का यूज कर रहे हैं इसीलिए दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, endothermic reaction. The reaction in which energy is absorbed, energy को यूज कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग आगे और एक रिएक्शन देखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस उसको बोलते हैं जिसमें भी जो ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अगर आपको जानना है तो उससे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना ही चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव विच इज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, यहीं तक हम लोग कहते हैं कॉपर, मरकरी और सिल्वर, फिर गोल्ड गोल्ड इज द लेस रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा है पोटासियम। तो इसको हम लोग याद करने के लिए कौन सा हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, जो
सभी टीचर लोग बताते भी होंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इसको याद करने का ये एक ट्रिक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना के से पोटासियम, ने एन से एन, ए से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम जी से मैग्नीशियम, ए एल से एल्युमिनियम, जेड एन से जिंक, फरारी से एफ ई से आयरन, पीबी फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल्स है, वो कम रिएक्टिव वाला मेटल एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे Fe, what is Fe? Fe is the iron plus CuSO4, आयरन CuSO4। तो ये रिएक्शन करके FeSO4 आ रहा है, FeSO4 आ रहा है, और Cu को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। यानी कि अगर ये सीरीज में अगर हम लोग देखें तो जो Fe है, जो आयरन है, वो Cu से ऊपर में है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। जो Fe है वो CuSO4 को, Cu कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और रिएक्शन करके बना लेगा आयरन सल्फेट। उसी तरह जेडन प्लस CuSO4, तो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और Cu है वो कम रिएक्टिव है। तो ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। फिर Pb प्लस CuCl2, यानी कि पीबी लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि Cl2 के साथ लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, और Cu को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानना है तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपके माइंड पे होना चाहिए, और उसी से हम लोग रिएक्शन यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, और ये डिस्प्लेस कर देता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होती है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इसमें दो कंपाउंड है AB and CD, and it gives the product AC which forms the A और C ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं, और B प्लस D ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं, रिकॉम्बाइंस हो जाते हैं। ओके, तो AB एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है। तो ये जो रिएक्ट होने के बाद AC ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं, और PD ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जस्ट ये जो है किस बेसिस पे होते हैं, ये जो रिएक्शन होते हैं किस पे, कैटायंस और एनायंस के बेसिस पे। तो कैटायंस जो कि है पॉजिटिव चार्ज, एंड द एनायंस विच इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एंड ये केमिकल रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। तो यहां हम लोग बात करते हैं, जैसे कि Na2SO4 है, Na क्या है, पॉजिटिव, SO4 2 माइनस, विच इज द नेगेटिव चार्जेस। Ba पॉजिटिव है, एंड Cl2 विच इज द नेगेटिव चार्जेस। अब ये कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव NaCl2 का फॉर्मेशन करेंगे, एंड ये क्या करेंगे, BaSO4 का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट,
सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेंगे बैरियम क्लोराइड से, सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेंगे बैरियम बैरियम क्लोराइड से, तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे और बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशंस करेंगे। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव चीजें इसमें क्या हो रही है, रिएक्ट कर रही है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें रिएक्ट करके इधर फॉर्मेशंस कर रही है। तो ये बेसिस था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कैटायंस और एनायंस के आपस में रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट होते हैं, एंड दिस फॉर्मेशंस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड यहाँ पे चेंजेस भी होता है, जैसे ए बी प्लस सी डी, तो ए सी का फॉर्मेशन कर रहा है एंड बी डी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस के बारे में। ऑक्सीडेशंस क्या होता है, ऑक्सीडेशंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशंस रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीजन इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शंस है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस है। अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शंस रिएक्शंस के बारे में। रिडक्शंस रिएक्शंस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशंस या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये जब प्रोसेस या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शंस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, अगर हम लोग प्लस हाइड्रोजन उसको हम लोग हीट करते हैं, तो ये कॉपर का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में फॉर्मेशन, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो गया, देन दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस दोनों होता है, उसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, उसको हीट कर रहे हैं तो कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। पर इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें हट जा रहा, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन है, ये क्या क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो ऐड ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन में ये तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जेडेनो, इसमें भी हम लोग देखते हैं जेडेनो प्लस सी, जेडेन प्लस सीओ, जेडेनो ओ रिड्यूस करके जेडेन बन गया और सी ऑक्सीडाइज्ड होके सीओ में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कोरेजन्स का मतलब जो जंग लग जाता है यानी कि रस्ट लग जाता है उसको बोलते हैं कोरेजन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जो आयरन का चीज होता है वो जब नया रहता है तो वो चमकता है, but gets coated with the reddish brown powder when left it for the some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coatings formed
on copper and the silver. When a metal is attacked by the substance around it as moisture, acid, etc., it is said to the corrodes, and this process is called corrosion. The black coating on the silver and the green coating on the copper are the example of corrosions. Corrosion causes damage the car bodies, bridges, iron nails, shapes to all the objects made up of the metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. In every year, the enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. You will learn more about the corrosion in chapter 3. Okay, तो कॉरोजन होता क्या है? इफ यू, अगर कोई भी चीज को, जैसे आयरन कॉपर सिल्वर हो गया, अगर उसको बाहर मॉइस्चर पे रखा जाए, बाहर पे, तो वो क्या हो जाता है, जो इन्वायरमेंट है, मॉइस्चर है, उससे अफेक्ट होके वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का। और ये जो प्रोसेस जो होता है उसी को बोला जाता है कॉरेजन्स। जैसे कि अगर आयरन में क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर कॉपर का बात करें तो कॉपर, सिल्वर का बात करें, कॉपर में सिल्वर में ब्लैक कलर का होता है, कॉपर में ग्रीन कलर का कोरेजन्स होता है। तो ये क्या करता है, डैमेज करते जाता है। तो सरकार हम लोग का क्या करता है, थाउजेंड ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है तो प्रिवेंट दिस आयरन रेलिंग्स, जैसे हो गया ब्रिजेस, जो बड़ा बड़ा ब्रिज बना हो उसमें भी आयरन, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, पेंटिंग वेंटिंग किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द कॉरेजन्स। ये बहुत सिंपल सी टॉपिक है। अब बात करेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? सबसे पहले रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक अचार का डिब्बा ले लेते हैं, अचार का डिब्बा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर पे क्या होता है, कैसे बनता है कि उसमें बहुत सारा ऑयल पुट किया जाता है, ऑयल पुट किया जाता है ताकि वो ऑयल पुट किया जाता है, मसाला पुट किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशंस है, ऑक्सीडेशंस यानी कि जो बाहर का ऑक्सीजन है वो उस अचार पे अफेक्ट ना कर दे। मतलब वो जो ऑयल है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और वो अचार को खराब नहीं होने देता है। ठीक है, जब कोई फूड को खराब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जब कोई फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन उसमें पड़ जाता है और वो खराब होने लगता है, तो उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। तो जो अचार हम लोग रखते हैं उसको ऑयल सब डाल के रखते हैं, तो वो क्या रहता है, रेंसिडिटी से प्रोटेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई चिप्स का पैकेट, अगर उसमें जो एयर जो मिक्स रहता है वो क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस। वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करता है, वो रेंसिडिटी से, मतलब ऑक्सीजन के लगने से वो क्या होता, खराब हो जाता। तो वो उससे जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करता है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होने नहीं देता है। इसीलिए चिप्स क्या रहता है, जो पैकेट में जो भरा हुआ रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है, जिससे कि जो हमारा फूड है वो क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो रेंसिडिटी का उसमें यही है मीनिंग। ओके, तो ये चैप्टर हो जाता है खत्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।